हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 की इंग्लिश के टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 1, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, और इसको लिखा था अल्फोंसे डाउडेट ने। और ये इसका पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में देखा था, एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था फ्रेंड्स, और जब वो स्कूल जा रहा था तो उसने टाउन हॉल के सामने बहुत भीड़ देखी, और उसके बाद वो स्कूल पहुंचा। वहां जाकर उसको पता चला कि उस दिन उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, और उसकी क्लास में बड़े लोग, जो गांव के पुराने समय के लोग थे, वो लोग भी बैठे हुए थे। तो ये सब सोच ही रहा था। आज हम शुरू करते हैं उसके आगे का, और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो आएगा। तो ये जो है, इसको 2 पार्ट्स में इस लेसन को इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि आपका जो अटेंशन का स्पैम रहता है वो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट या 30 मिनट होता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझ सको, इसलिए इसे 2 पार्ट्स में बनाया है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आगे के लेसन्स भी जल्दी यूट्यूब पे आएंगे। और साथ ही इसके इंटरनल क्वेश्चंस जैसे क्लास 11th में आपके लिए बनाए थे मैंने, वैसे ही क्लास 12th की भी बोर्ड की तैयारी के लिए क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक है, वो बनाऊंगी मैं। तो वो आपको मिल सके इसलिए जरूरी है कि आप इस चैनल को जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जैसे ही उसने अपना नाम पुकारा गया सुना, वो उसके जवाब देने की तैयारी थी। What would I not have given to be able to say? मैंने अपनी तरफ से क्या नहीं किया, या मैंने अपनी तरफ से कौन सी कोशिश नहीं की टू से बोलने की, दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, कि मैं पार्टिसिपल का वो जो डरावना खतरनाक जो नियम था उसको पूरा का पूरा बोल सकूं। मैंने अपनी तरफ से क्या कोशिश नहीं की, मैंने तो कितनी प्रयास की। वेरी लाउड एंड क्लियर, कि मैं उसको कैसे बोल सकूं, बहुत जोर से और स्पष्ट रूप से बोल सकूं। मैंने उसके लिए इतनी सारी कोशिशें की। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और ये भी कोशिश की कि मैं बिना किसी गलती के बोल सकूं। मैंने इतनी कोशिश की याद करने की। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, परंतु मैं शुरुआत के जो शब्द हैं, पहले फर्स्ट वर्ड्स, पहले के जो शब्द हैं, उन्हीं में मैं मिक्सअप हो गया, मतलब उसी में मैं गड़बड़ा गया। एंड स्टूड देयर, और वहां पर खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैंने अपनी डेस्क को जोर से पकड़ लिया क्योंकि अब मैं घबरा गया था। माई हार्ट बीटिंग, और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। ये तब हुआ जब उससे पार्टिसिपल का रूल पूछा गया। तो ये फ्रेंड्स की हालत हो गई डर के कारण। I heard M. Hamel say to me, और अब वो बच्चा बोलता है, फ्रेंड्स बोलता है कि जब मैं वो सब नहीं बोल पाया और मैं सिर्फ चुपचाप खड़ा रह गया, तो मैंने सुना एम हेमल मुझे कह रहे थे, I won't scold you, अब मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे नन्हे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड enough, तुम्हें बुरा लगना चाहिए, और मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। See how it is, और अब देखो कैसा है। Every day we have said to ourselves, हर रोज हम अपने आप से कहते थे, I have plenty of time, कि अरे मेरे पास तो बहुत सारा समय। और ये सभी विद्यार्थी यही करते हैं साल भर। जब आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है तो आप क्या सोचते हो, हर रोज यही सोचते हो, अरे अभी तो हमारे पास पूरा साल पड़ा है। I shall learn it tomorrow, मैं इसे कल याद कर लूंगा। And now you see where we have come out, और अब आज देखो कि हम कहाँ आ गए हैं, देखो हम किस मुकाम पे आ गए हैं। दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, और ये अल्सास के साथ भी यही परेशानी है। अल्सास मतलब ये उस गांव के लोगों की बात की जा रही है, और उसी गांव की क्यों, सभी गांव का यही हाल है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, इस गांव के सभी लोग तो ऐसा करते हैं कि वो अपने सीखने के काम को कल पर टाल देते हैं। Now those fellows out there will have the right to say to you, और अब, और एम हेमल आगे क्या कहते हैं, अब वो लोग, those fellows यानी वो लोग कौन, प्रूशिया के जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, जो कि बाहर खड़े हैं, out there will have the right to say to you, अब वो पूरे अधिकार से तुमको कह सकते हैं। How is it, ये कैसा है, how is it कैसा है,
यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रांस के होने का दावा करते हो या नाटक करते हो। एंड येट, और फिर भी, यू कैन नीदर स्पीक नॉट राइट, ना तो तुम बोल सकते हो और ना ही तुम लिख सकते हो। योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा भी न तो तुम बोल सकते हो न तो लिख सकते हो, तो फिर तुम फ्रेंचमैन होने का या फ्रांसीसी होने का दावा कैसे कर सकते हो? बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स। अब ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पोर्शंस में से है कि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, आप अपने आप को फ्रांसीसी कैसे कह सकते हो? इसका आंसर यह है, ऐसा क्यों कहा एम हेमल ने? तो उसका आंसर क्या आएगा कि बिकॉज दे कैन नीदर स्पीक नॉर राइट देयर ओन लैंग्वेज, क्योंकि ना तो वो अपनी भाषा बोल सकते थे और ना ही वो लिख सकते थे, तो फिर वो फ्रांसीसी कैसे हो सकते थे? तो अब एम हेमल कहते हैं, परंतु तुम ही सबसे ज्यादा खराब नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंड्स, बेचारे छोटे फ्रेंड्स, तुम ही अकेले इसके लिए दोषी नहीं हो, तुम अपने आप को सबसे खराब मत समझो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सभी इसके लिए दोषी हैं और हम सभी को रिप्रोच का अर्थ होता है फटकारना या शिकायत करना या असंतुष्ट होना। हम सभी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसके लिए बहुत ज्यादा दोषी हैं, हम सभी को इसके लिए फटकार मिलनी चाहिए। अब आगे एम हेमल बताते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस का दोष है। योर पेरेंट्स वे आर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, और जो तुम्हारे माता पिता हैं वो भी, उन्हें इतनी चिंता नहीं थी। एंक्शियस होना है ना, चिंतित होना या टेंशन लेना या किसी चीज के लिए परेशान होना। तो तुम्हारे माता पिता इस चीज को लेके कभी भी चिंतित नहीं हुए कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं, या तुम्हारी पढ़ाई को, तुम्हारे सीखने को लेके वो कभी भी चिंतित नहीं हुए। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, फार्म यानी खेत, मिल यानी फैक्ट्री, तो वो ज्यादा महत्व देते थे तुम्हें काम पर भेजने के लिए, किसी खेत पर या किसी फैक्ट्री में। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उन्हें और थोड़ा सा और पैसा मिल सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी इसके लिए उतना ही दोषी हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी इसके लिए दोष दिया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें कई बार अपने पौधों में, फूलों के पौधों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हें तुम्हारा लेसन याद करने के लिए बोलने के बजाय, या तुम्हें तुम्हारा लेसन याद करवाने के बजाय मैंने तुम्हें कई बार अपने पौधों में पानी देने के लिए भी भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी भी मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई जस्ट नॉट गिव यू हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें पढ़ाने के बजाय तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी? तो यहाँ पर एक मनुष्य के स्वभाव का वर्णन किया गया है कि हमें किसी भी चीज की कीमत तब पता चलती है जब वो हमसे दूर जा रही होती है। तो इतने समय तक टीचर ने भी कभी कभी लापरवाही की, बच्चे ने भी लापरवाही की, उसके माता पिता ने भी लापरवाही की, और आज जब उनका अपनी भाषा सीखने का अधिकार खत्म किया जा रहा है कि अब उनको जर्मन सीखनी पड़ेगी, अब उन्हें अपनी खुद की भाषा फ्रांसीसी भाषा सीखने का अधिकार नहीं रहेगा, तो उन्हें उसकी कीमत महसूस हो रही है और अपनी पुरानी पूरी की पूरी गलतियां याद आ रही हैं। Then from one thing to another, और फिर एक चीज से दूसरी चीज, एम हेमल went on to talk of the French language. एम हेमल सर जो थे वो फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते रहे, saying, कहते रहे, that it was the most beautiful language in the world, कि यह विश्व में सबसे सुंदर भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है। अच्छा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि what were M. Hammel's views about French language, कि M. Hamel के फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या विचार थे। तो ये यहाँ पे हमें उस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। द क्लियरेस्ट, सबसे ज्यादा साफ भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज्यादा तार्किक भाषा है, मतलब किसी भी भाषा की तार्किकता यानी कोई भी उसमें नियम है तो वो क्यों है, वो नियमों के हिसाब से चलती है। That we must guard among us, और ये इतनी अच्छी भाषा है कि हमें इसे हमेशा अपने आपस में हमें इसे बचा के रखना होगा, हमें इसकी रक्षा करनी होगी। And never forget it,
और इसे कभी भी भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड शब्द बना है स्लेवरी से, स्लेवरी यानी होता है गुलामी, तो एनस्लेव्ड यानी गुलाम बनना। जब भी कोई लोग या कोई जाति गुलाम बनती है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, एज लॉन्ग एज यानी जब तक, दे होल्ड फास्ट वो जुड़े रहते हैं, टू देयर लैंग्वेज अपनी भाषा से, अपनी भाषा पे पकड़ बनाए रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ये ऐसा ही है जैसे कि उनके पास उस गुलामी की कैद से निकलने की चाबी है। मतलब अगर आप अपनी भाषा ही छोड़ दोगे तो आप अपना पूरा कल्चर, अपनी संस्कृति खो दोगे। तो यदि आप अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हो या कभी दूसरी भाषा की गुलामी से निकलना चाहते हो तो आपको अपनी भाषा पर को बनाए रखना होगा, उसको दुनिया से मिटने नहीं देना है, क्योंकि वो आपकी पहचान होती है। Then he opened a grammar and read us our lesson. और फिर उसके बाद उन्होंने व्याकरण का एक पाठ ओपन किया और हमारे लिए उसे पढ़ा। तो ग्रामर का लेसन उन्होंने जब हमें पढ़ाया, आई वॉज अमेज्ड टू सी, तो मैं ये देखकर बहुत हैरान था, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितने अच्छे से उसको समझ गया। मतलब इतने अच्छे से तो वो कभी भी नहीं समझा था जितने अच्छे से उस दिन समझ में उसको आ रहा था। ऑल ही सेड, और उसने ये कहा, जो भी उन्होंने कहा, सीम्ड सो इजी, तो वो मुझे इतना आसान लग रहा था। I think too I had never listened so carefully, और फिर मैंने ये भी सोचा कि मैंने कभी भी इतने ध्यान से उस पाठ को नहीं पढ़ा था। And that he had never explained everything with so much patience, और मैंने ये भी महसूस किया कि वो जो हमारे टीचर थे MML, उन्होंने भी कभी भी इतने पेशेंस यानी धीरज के साथ किसी भी पाठ को नहीं पढ़ाया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो बेचारा आदमी है, शायद वो हमें वो सब कुछ देना चाहता था जो भी वह जानता था, before going away, जाने के पहले, and to put it all into our heads at one stroke, और एक ही झटके में वो सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर डालना चाहता था। After the grammar, we had a lesson in writing, और जब ग्रामर का लेसन खत्म हुआ तो उसके बाद हमें राइटिंग का एक सेक्शन, एक लेसन पढ़ाया गया। राइटिंग यानी राइटिंग सेक्शन जिसमें आप लेटर, नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पोस्टर मेकिंग ये सब करते हो, एडवर्टीजमेंट वगैरह पढ़ते हो, वो राइटिंग सेक्शन। तो वैसे ही फ्रेंच में भी एक राइटिंग सेक्शन था, तो हमारी उसकी क्लास थी। दैट डे उस दिन MML हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, कई नई कॉपीज लेकर MML हमारे लिए आए थे। Written in a beautiful round hand, जिसमें बहुत सुंदर गोल गोल बने हुए अक्षरों से सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, ऐसे लिखा हुआ था उन कॉपीज में। They looked like little flags floating everywhere in the school, और अब उस बच्चे के अंदर देशभक्ति की भावना तो है ही, वो अपने आप का इतना लगाव महसूस करता है उन शब्दों से कि वो बोलता है, ऐसा लगता है कि वो लिटिल फ्लैग्स हैं, फ्लैग यानी झंडे, छोटे छोटे झंडे हैं जो फ्लोटिंग यानी मतलब हवा में उड़ रहे हैं, एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, स्कूल की हमारे जो रूम है उसमें हर जगह उड़ रहे हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ऐसा लग रहा है जैसे वो एक रॉड से लगे हुए हैं, और वो हम हर एक डेस्क के ऊपर वो रॉड लगी हुई है जिससे वो झंडे फहरा रहे हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और तुम्हें देखना चाहिए कि किस तरह से हर कोई काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और वहां पर कितनी शांति थी। The only sound was the scratching of the pens over the paper. जो अकेली एकमात्र एक ही आवाज आ रही थी वो थी कि कागज के ऊपर बच्चों के पेन से लिखने की, क्योंकि सभी बच्चे अपना काम कर रहे थे लिखने का, क्योंकि आज सभी बच्चों का मन पढ़ाई में बहुत लग रहा होता है। Once some beetles flew in. Beetles जो एक तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं जो उड़ के आते हैं, तो एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि बीटल्स उड़कर
अंदर आ गए थे बाहर गार्डन से, बट नोबडी पेड अटेंशन टू देम, परंतु किसी ने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सब बच्चे, अभी आखिरी दिन था लेसन का उनका, तो बहुत मन लगा के पढ़ रहे थे। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि जो सबसे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, वो भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। Who worked right on tracing their fish hooks, और जो सबसे छोटे छोटे से जो बच्चे थे जिन्हें अच्छे से लिखना भी नहीं आता था, who worked right on tracing their fish hooks, वो ऐसा लिख रहे थे जैसे कि फिश के हुक हो, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जो भी है वैसा लिख रहे थे, उसी को लिखने की वो कोशिश कर रहे थे और उसी पे सिर्फ ध्यान दे रहे थे और कहीं नहीं दे रहे थे। एज इफ, जैसे कि दैट वाज फ्रेंच, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो भी उल्टा सीधा भी लिख रहे हैं वो उसी को फ्रेंच मान रहे थे। 2. On the roof the pigeons cooed very low, और ऊपर छत पर जो कबूतर थे वो भी आवाज कर रहे थे बहुत धीमी। And I thought to myself, और मैंने अपने आप में सोचा, will they make them sing in German, क्या वो लोग उन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए बोलेंगे, even the pigeons, कबूतरों को भी। और अब वो फ्रांस छोटा बच्चा बोलता है, Whenever I looked up from my writing, जब भी लिखते के बीच में मैं ऊपर देखता था, I saw, मैंने देखा था, M. Hamel sitting motionless in his chair, मोशन यानी होता है गति, मोशनलेस यानी स्थिर, तो मैंने देखा एम हेमल जो थे वो अपनी कुर्सी के ऊपर स्थिर बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और पहले किसी एक चीज को देखते थे, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज को देखते थे। गेज यानी होता है लगातार देखना एक ही तरफ, तो कभी एक चीज को देखते थे, कभी किसी दूसरी चीज को देखते थे। एज इफ, ऐसा लगता था जैसे कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि वो अपने दिमाग में ये बैठा लेना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में हर एक चीज कैसी दिखती थी, क्योंकि अब उन्हें छोड़ के जाना था, तो ये बड़ा ही भावुकता वाली बात है। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place, और फैंसी यानी आश्चर्य की बात है। For 40 years he had been there in the same place, कि पिछले 40 साल से वो इसी एक ही जगह पर रह रहे थे। With his garden outside the window, उनकी खिड़की के बाहर वो जो बगीचा था, and his class in front of him, और उसके सामने उनकी क्लास थी, just like that, और वो वैसी की वैसी थी इतने सालों से, फिर भी वो उन सब चीजों को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो पहली बार देख रहे हों। Only the desk and benches had been worn smooth. Only the desk and benches had been worn smooth का अर्थ क्या हुआ कि सिर्फ जो डेस्क और बेंचेस थी वो इतने सालों में worn smooth यानी थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, थोड़ी सी टूट फूट गई थी। The walnut trees in the garden were taller, और जो अखरोट के पेड़ थे बाहर गार्डन में वो थोड़े से लंबे हो गए थे। And the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof, और हॉपवाइन की जो बेल थी, एक तरह के फल होते हैं, उनकी जो बेल थी जिसे उन्होंने खुद लगाया था, वो खिड़की से लिपटकर और ऊपर छत तक चली गई थी। How it must have broken his heart to leave it all, और ये सब चीजें छोड़ते में उनका दिल कितना टूटा होगा, कितना उन्हें बुरा लगा होगा, कितना उन्हें दुख हुआ होगा। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, अब जहाँ पे उनकी क्लास लगती थी उसके ऊपर वाले कमरे में उनकी जो बहन थी वो रूम में मूव कर रही थी, चल रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक, क्योंकि उनका सामान जो था उसको पैक कर रही थी। For they must leave the country next day, क्योंकि अब अगले दिन उनको उस देश को छोड़ना था, और इसलिए वो एम हेमल सर बेचारे बहुत दुखी थे। But he had the courage to hear every lesson to the very last, परंतु इतने दुखी होने के बावजूद भी वो अपने पेशे को, अपने काम को इतना महत्व देते थे, उसके प्रति इतने संजीदा थे, जागरूक थे, कि वो उनमें इतनी हिम्मत थी कि इतना दुखी होने के बाद भी वो हर किसी से जो लेसन था उसको पूरा आखिरी तक सुन रहे थे। इतनी हिम्मत थी उनमें कि अपनी भावनाओं पर काबू करके वो हर एक लेसन को सुन रहे थे।
After the writing, we had a lesson in history. राइटिंग सेक्शन खत्म करने के बाद हमने हिस्ट्री का एक लेसन पढ़ना शुरू किया. And then the babies chanted their ba baby bo boo. अब यहाँ पे जैसे बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो शुरुआत में बोलना शुरू करते हैं तो बा बेबी इस तरीके से बोलते हैं. तो उसी तरीके से जो गांव के भी लोग थे या जो जितने भी लोग थे वो लोग संस्कृत फ्रेंच को इतने शौक से सीख रहे थे कि वो सब लोग उसकी बेसिक जो सबसे छोटा सबसे शुरुआत के शब्द रहते हैं वहां से वो बोल रहे थे. Dawn there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles. और सबसे पीछे जो old Hauser था उसने अपने चश्मे को पहन लिया and holding his primer in both hands. और उसने उस वो जो प्राइमर थी, प्राइमर यानी नियम किसी भी चीज के जो सबसे बेसिक होता है उसकी किताब को हम बोलते हैं प्राइमर. प्राइमर यानी सबसे शुरुआती किताब. उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ ली थी. स्पेल्ड द लेटर्स विद देम. और वो भी हम लोगों के साथ उन सभी को बोल रहा था. जो शब्द हम लोग बोल रहे थे उन्हीं शब्दों को वो ओल्ड हॉजर भी बोल रहा था. You could see that he too was crying. तो आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था और जो ओल्ड हॉजर था. His voice trembled with emotion. और उसकी भावनाओं के कारण उसकी जो आवाज थी वो कांप रही थी. And it was so funny to hear him. और उसको इस तरह से कांपती हुई आवाज में रोते हुए देख के सुनना बहुत ही हास्यास्पद था. That we all wanted to laugh and cry. तो उसको रोते देख के हम लोगों को रोना भी आ रहा था और उसकी कांपती हुई आवाज को सुन के हंसी भी आ रही थी. How well I remember it, the last lesson. तो अब वो बच्चा थोड़े दुख से बोलता है कि मैं उस लास्ट लेसन को कितने अच्छे से मुझे आज भी वो लास्ट लेसन याद है. और ये चीज बहुत अच्छे से समझी जा सकती है कि लिटिल फ्रेंड्स के मन में उस लास्ट लेसन की यादें बहुत ज्यादा हैं. All at once the church clock struck 12. और तभी अचानक से चर्च की जो घड़ी थी उसने 12 बजे की घंटी बजाई. 12 बजे की आवाज आई उसमें से. Then the Angelus एक तरह की प्रेयर होती है जो चर्च में की जाती है और उस प्रेयर के शुरू होने की घंटी बजती है और साथ ही उससे ये भी पता चलता है कि भाई 12 बज गए हैं, बच्चों की भी छुट्टी होने का समय हो गया है और एंगलस यानी प्रेयर का भी समय हो गया है. तो प्रेयर के लिए 12 बजने के लिए वो घंटी बजती है. At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill. और बिल्कुल उसी समय पर एक वाद्य यंत्र होता है जिसे हम ट्रम्पेट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तुरही, जो सेना में अक्सर कर उनके सेना अभ्यास के समय पे बजाया जाता है. तो जो प्रूशियन आर्मी थी, जो प्रूशियन सेना थी, उसके रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, उनके युद्ध अभ्यास से लौटने की भी आवाज सुनाई दी. तुरही की आवाज, बजने की आवाज सुनाई दी. साउंडेड अंडर आवर विंडोज. बिल्कुल हमारी स्कूल की खिड़की के नीचे. एम हेमल स्टूड अप. और एम हेमल खड़े हो गए. वेरी पेल. और वेरी पेल यानी दुख के कारण उनका चेहरा उतर जाता है, सफेद पड़ जाता है. इन हिज चेयर, अपनी चेयर से वो खड़े हो जाते हैं. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. और मैंने कभी भी उन्हें इतना लंबा, इतना टॉल नहीं देखा. तो हमें कोई भी व्यक्ति टॉल तब लगता है या तो हमसे कोई दूर जाने लगता है तो उसकी क्वालिटीज की तरफ हमारा ध्यान जाता है, या फिर जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं दिल से तो हमें वो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा टॉल दिखता है. तो फ्रेंड्स भी, क्योंकि उसके टीचर उससे दूर जा रहे थे, उसने ध्यान से देखा और रिस्पेक्ट के कारण उसे अपने टीचर बहुत टॉल लगते हैं. माई फ्रेंड्स सेड ही. उन्होंने कहा मेरे मित्रों. आई वो सिर्फ मैं करते रह गए. बट समथिंग चोक्ड हिम. परंतु कुछ था जो उनके गले में अटक रहा था, उनकी आवाज रुक रही थी. ही कुड नॉट गो ऑन. और वो उसके आगे नहीं बोल पा रहे थे. देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड. और फिर क्योंकि शायद वो भी भावुक हो गए थे तो अपना दुख छुपाने के लिए ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए. टुक अ पीस ऑफ चॉक. उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया. एंड
bearing on with all his might, और अपनी पूरी ताकत से पकड़कर उस चौक को he wrote as large as he could, उन्होंने जितना अधिक से अधिक बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा। Vive la France, मतलब इसका अर्थ ये होता है कि लंबा जियो फ्रांस, मतलब फ्रांस हमेशा अमर रहे। Then he stopped and leaned his head against the wall, इसके बाद वो वहीं रुक जाते हैं और अपना सिर दीवार से टिका देते हैं। And without a word, और एक भी शब्द बोले बिना, he made a gesture to us with his hand, वो अपने हाथ से ऐसा एक इशारा सा करते हैं जिसका अर्थ होता है स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कि अब स्कूल खत्म हो गया है और आप जा सकते हो। तो ये काफी टचिंग इंसिडेंट है। किसी भी देश के नागरिक जब गुलाम होते हैं तो उनकी कैसी भावनाएं होती हैं। किसी भी नागरिक को किसी दूसरे देश का, दूसरी भाषा का गुलाम बनना अच्छा नहीं लगता। And now wish you all the very best. Don't forget to like, share and subscribe this channel, क्योंकि अभी ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट किया है। इसके बाद हम क्लास 12 के आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के बाकी लेसन्स के भी एक्सप्लेनेशन और फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियोस भी लेकर आएंगे, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।